आह की चीख के साथ दीप्ति बीच सड़क पर गिर पड़ी थी। जिस कार ने उसे टक्कर मारी उसमें से एक दंपति बाहर निकले और घबराते हुए दीप्ति की तरफ दौड़े। दर्द से दीप्ति कराह रही थी, इसीलिए दर्द के मारे जोर की चीख निकल गई। वो दंपति जोड़ा घबराया हुआ था। वो दोनों सहारा देकर दीप्ति को खड़े करने की कोशिश करने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई थी तमाशा देखने वालों की। 2-4 लोग जो इस समय अति उत्साह में भर जाते हैं, लगे चिल्लाने उस दंपति पर कि देखकर गाड़ी नहीं चला सकते क्या, चलो इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। कुछ मारो मारो की आवाज़ भी आने लगी। दीप्ति ने अपने दर्द को दबाते हुए सबसे कहा, गलती मेरी थी, मैं ही बेध्यानी में सड़क पार कर रही थी, आप लोग प्लीज जाए यहाँ से। ये सुनकर उन दंपति नारायण जी और सुमित्रा जी को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्होंने सहारा देते हुए दीप्ति से कहा, बेटी हमें माफ़ करो और प्लीज कार में बैठो, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। दीप्ति के पास कोई चारा नहीं था। दर्द इतना हो रहा था कि वो खुद ऑटो लेकर हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। हॉस्पिटल में एक्सरे करने पर पता चला कि मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है, पाँव में एडमिट करना पड़ेगा। दीप्ति अब बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसकी घबराहट देखकर नारायण जी एवं सुमित्रा जी ने उसे ढांढस बंधाया। बोले, बेटी हमारी गलती से ये सब हुआ है, तुम्हें इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। तकलीफ़ तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन तुम्हारे इलाज और हॉस्पिटल का सारा खर्चा हमें उठाने दो, इस तरह हम थोड़ा प्रायश्चित कर पाएंगे। दीप्ति ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत सोचिए, गलती मेरी ही थी, मेरा ध्यान कहीं और था। आप लोग बस मुझे किसी छोटे हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, यहाँ का खर्च हम नहीं दे पाएंगे, और कृपया मेरे चाचा चाची तक खबर भिजवा दीजिए। मेरा फ़ोन भी टूट गया है, नहीं तो मैं ही बता देती। नारायण जी ने कहा, हम जरूर तुम्हारे घर खबर कर देंगे, लेकिन तुम्हारा इलाज इसी हॉस्पिटल में होगा और खर्च की चिंता तुम मत करो। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, इस बारे में अब कुछ नहीं सुनूंगा। बोलकर वो हॉस्पिटल की औपचारिकता पूरी करने चले गए। प्लास्टर लगाकर दीप्ति को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। नारायण जी और सुमित्रा जी ने दीप्ति से विदा लेते हुए कहा कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो बेड की साइड में लगा बेल बजाकर किसी को बुला लेना। स्टाफ से मैंने बात कर ली है, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। हम शाम तक आते हैं। और हाँ, तुम अपना पता बता दो, हम जाकर तुम्हारे चाचा चाची को भी खबर कर देते हैं, वो लोग भी तुम्हारे ना पहुंचने से घबरा रहे होंगे। दीप्ति ने उन्हें पता लिख कर दे दिया और धन्यवाद कहा। नारायण और सुमित्रा वहां से निकलकर दीप्ति के बताए पते पर पहुंचे। चौल वाला एरिया था। गाड़ी को गली के बाहर ही खड़ी करके वो लोग पूछते हुए उसके घर तक पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला और आश्चर्य से देखने लगी कि सूट बूट में उसके घर ये कौन लोग आए हैं। नारायण जी ने बात शुरू की, देखिए हम बहुत शर्मिंदा है, आपकी भतीजी दीप्ति का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हो गया है। हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। उसका फ़ोन भी इसमें टूट गया है, जिससे वो आप लोगों को सूचित नहीं कर पाई। हमें माफ़ कर दीजिए। सारी बातें सुनकर चाची के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ बला तो छूटेगी और हॉस्पिटल का खर्चा अलग गले पड़ जाए, ऊपर से महारानी की सेवा भी करनी पड़ेगी। नारायण जी ने टोका, हम आपको लेने आए हैं, चलिए, आप लोगों को देखकर उस बच्ची की हिम्मत बढ़ेगी। चाची ने झट से कहा, हम नहीं जानते किसी दीप्ति को, हमारी कोई भतीजी नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से, और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा हुआ पीछा छूटा बला से। ये बड़बड़ाहट बाहर नारायण जी और सुमित्रा जी को सुनाई दे गई। नारायण जी और सुमित्रा जी अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। दोनों आकर कार में बैठ गए। तभी सुमित्रा जी ने कहा, गलती हमसे हुई है, जब तक वो बच्ची ठीक नहीं हो जाती हमें ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। घर चलकर उसके लिए कुछ खाना बनाकर ले चलते हैं, और हाँ, अभी उसे कुछ नहीं बताएंगे। उसकी चाची ने जो कुछ भी बोला। गहरी सांस लेते हुए नारायण जी ने गाड़ी घर की तरफ ले ली। 8 बजे के करीब वो लोग दीप्ति के कमरे में थे। दीप्ति से उन्होंने झूठ बोल दिया कि घर पर कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ था, हम फिर जाकर देखेंगे। सुमित्रा जी ने बहुत प्यार से उसे खाना खिलाया और बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती। जाते हुए प्यार से दीप्ति के सर पर हाथ फेरा तो दीप्ति भी मुस्कुरा दी।
मन ही मन शायद वो सच्चाई जानती थी। रोज सुबह नारायण जी ऑफिस जाते हुए उसका हाल चाल लेते और घर का खाना बना लेकर आते थे। शाम को सुमित्रा जी आ जाती, कुछ किताबें भी लेकर रख दी थी। कभी कभी उनके साथ उनकी 6 साल की पोती भी आ जाती थी। उससे बातें करके दीप्ति का भी दिल बहल जाता था। 4-5 दिन बीते होंगे। दीप्ति अपने भविष्य का सोचकर उदास हो रही थी कि यहाँ से निकलकर अगर चाचा चाची ने उसे घर में नहीं रहने दिया तो क्या करेगी। आंख से आंसू निकल पड़े। तभी सुमित्रा जी ने कमरे में प्रवेश किया। रोते देखकर उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, परेशान मत हो, कुछ ही दिनों की बात है, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगी। दीप्ति सहानुभूति पाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, आंटी मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे घर पर गए थे और अंदाजा भी लगा सकती हूँ कि क्या हुआ होगा। माँ तो मुझे जन्म देते ही चल बसी थी और बाबा भी मुझे छोड़कर 2 साल पहले चले गए, जब मैं 12वीं कक्षा में थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। उनके गुजरते ही मेरे चाचा चाची का रवैया पूरी तरह से बदल गया मेरे प्रति। पहले भी ठीक नहीं था, पर बाबा का लिहाज करके मुझे इतना परेशान नहीं करते थे। बाबा के गुजरते ही मुझसे कहा, हम नहीं पढ़ा सकते तुम्हें, घर का काम करो बस, अगर यहाँ रहना है तो। दोनों चचेरे भाई छोटे होते हुए भी अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे परेशान करते हैं। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी, बहुत मुश्किल से उन्हें राजी किया। घर का काम निपटा कर कॉलेज जाती और लौटकर 3-4 ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल रहा था। आज ही डॉक्टर साहब को मैंने पूछा तो वो बोले, अभी 1 महीना लगेगा मुझे पूरी तरह ठीक होने में। अब आप ही बताइए आंटी, 1 महीने तक कौन रुकेगा मेरे लिए? मेरा सारा ट्यूशन छूट जाएगा। चाचा चाची भी मुझे शायद ही घर पर रहने देंगे। उनके तो सर से बला टल गई, ऐसा सोचते होंगे। सुमित्रा जी सब सुन रही थी और परेशान भी हो रही थी कि कैसे इस छोटी बच्ची को इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वो इसी सोच विचार में थी कि दीप्ति की किस प्रकार से मदद कर सके और उसके स्वाभिमान को ठेस भी ना पहुँचे। अगले दिन शाम को जब सुमित्रा जी आईं तो साथ में उनकी पोती कोमल भी थी और उसका स्कूल बैग भी। दीप्ति अचरज से दोनों को देख रही थी तो सुमित्रा जी ने कहा, दीप्ति हम लोग कोमल के लिए ट्यूशन ढूंढ ही रहे थे। कल जब तुमने बताया कि तुम ट्यूशन पढ़ाती हो तो मेरी समस्या का समाधान मिल गया मुझे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि देखो मेरी कोमल बहुत चंचल है, देखे तुम उसे पढ़ा पाती हो या नहीं। दीप्ति मुस्कुराने लगी। उसे सुमित्रा जी की चतुराई समझ आ रही थी। उसने भावुक होते हुए कहा कि आंटी मैं आपका उपकार नहीं भूल सकती। सुमित्रा जी ने उसे झूठ मूठ डांटते हुए कहा, चलो चलो बातें छोड़ो और लग जाओ काम पर। दीप्ति ने बेड पर ही कोमल को पढ़ाना शुरू किया। उसका तरीका इतना अच्छा था कि 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। कोमल भी खुश और उसकी दादी सुमित्रा जी भी खुश हो गईं। अब ये सिलसिला चल निकला। 1 महीना हो चुका था। आज दीप्ति को डिस्चार्ज मिलने वाला था हॉस्पिटल से। नारायण जी और सुमित्रा जी दोनों ही आए थे उसे लेने। नारायण जी रिसेप्शन पर ही रुककर औपचारिकता निभाने के लिए और सुमित्रा जी दीप्ति के रूम में आ गई। उनके हाथ में एक पैकेट था जो उन्होंने दीप्ति को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, हॉस्पिटल का कपड़ा चेंज कर लो, घर जाना है। दीप्ति ने कपड़े ले लिए और बाथरूम में चली गई। नल चालू कर बहुत देर तक रोती रही कि ये अनजाने होकर मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मेरे जो अपने हैं कभी झांकने तक नहीं आए। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ सुनकर उसने नल बंद किया और कपड़े बदल कर बाहर आई। सुमित्रा जी उसकी आंख देखकर ही समझ गईं कि वो अंदर रो रही थी। बाहर आकर दीप्ति ने गाड़ी में बैठते ही कहा कि आप लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। आपने जितना मेरे लिए किया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। नारायण जी ने कहा, बेटा हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप किन विचारों के झंझावत से गुजर रही हैं और ये भी कि आपके चाचा चाची आपको अब दोबारा अपने घर नहीं रखेंगे। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। कोमल भी आपसे बहुत घुल मिल गई है, आप उसे पढ़ाइए और हमारे साथ ही रहिए। दीप्ति कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंख से आंसू गिरते रहे। आंटी ने प्यार से उसका सर सहलाया और कार चल पड़ी। घर में भी सुमित्रा जी के बड़े बेटे कुणाल और बहू रीमा ने बहुत प्यार से स्वागत किया।
कोमल तो देखते ही दौड़कर लिपट गई। मेरी टीचर आ गई, मेरी टीचर आ गई। सुमित्रा जी ने दीप्ति का परिचय सबसे कराया और एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा छोटा बेटा अर्जुन है। दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। 1-2 दिन में ये भी आने वाला है। दीप्ति के रहने का सारा इंतजाम गेस्ट रूम में अच्छी तरह कर दिया था रीमा ने। 2 दिन बाद सब कहीं गए हुए थे। दीप्ति ने सोचा सबके लिए कुछ बनाकर रखती हूँ, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं। तो किचन में थी, तभी किसी ने पीछे से आकर जोर से उसे पकड़ लिया और गोल गोल घुमाते हुए बोलने लगा, भाभी भाभी मिठाई खिलाओ, मुझे इसी शहर में प्लेसमेंट मिल गया। घूमते हुए उसकी नज़र किचन के दरवाजे पर खड़ी भाभी रीमा पर पड़ी। झट से उसने हाथ में उठाई हुई दीप्ति को छोड़ दिया। दीप्ति हड़बड़ाते हुए थोड़ी दूर खड़ी हो गई। रीमा का हंस हंस कर बुरा हाल था और अर्जुन कभी अपनी रीमा भाभी को तो कभी दीप्ति को देख रहा था। उसे दीप्ति के बारे में कुछ पता नहीं था। रीमा ने अर्जुन का कान पकड़कर खींचते हुए कहा, देवर जी देख तो लिया करो। भाभी मुझे क्या पता, घर में घुसा तो कोई नहीं दिखा। किचन से आवाज़ आ रही थी तो मुझे लगा आप ही हो, पर यहाँ तो गड़बड़ हो गई। अपना सर खुजाते हुए अर्जुन ने कहा, मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहता था और आपको ही सरप्राइज मिल गया क्यों? हंसते हुए रीमा ने अर्जुन की बात काटते हुए कहा। नारायण जी और सुमित्रा जी घर के अंदर आ चुके थे। रीमा हंस हंस कर अर्जुन की बात सबको बता रही थी। अर्जुन ने कहा, अब बस भी करो भाभी, और मम्मी पापा के पैर छूकर प्रणाम किया। फिर सब ड्राइंग रूम में बैठ गए और बातों का सिलसिला चल निकला। अर्जुन पूरे उत्साह के साथ सबको अपने प्लेसमेंट की बातें बता रहा था। फिर सबके लिए लाए हुए गिफ्ट निकाल निकाल कर देने लगा। कोमल तो अपनी पसंद की गुड़िया पाकर मस्त हो गई। सबको गिफ्ट देने के बाद अर्जुन दीप्ति के पास गया और धीरे से बोला, किचन वाली गड़बड़ के लिए मुझे माफ़ कर दे, और मुझे पता नहीं था आपके बारे में, तो कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास आपके लिए। दीप्ति ने सर झुकाए हुए ही कहा, कोई बात नहीं। इतने में सुमित्रा जी ने आवाज़ दिया, दीप्ति रीमा सबको भूख लगी होगी, तुम लोग खाना लगाओ, फिर वहीं बात करेंगे। दीप्ति और सुमित्रा खाना लगाने लगी। टेबल पर भी बात करते हुए अर्जुन की नज़र बार बार दीप्ति की तरफ चली जा रही थी, जो चुपचाप नजरें झुकाए खाना खा रही थी। उसकी झुकी हुई आंखें अर्जुन को बार बार देखने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी रीमा भाभी ने फिर छेड़ा, क्यों देवर जी कैसा लगा था? अर्जुन ने भी नहले पर दहले मारा। अरे भाभी, मैं तो पहले ही समझ गया था कि मैंने किसी और को उठा लिया है। कहाँ ये फूल सी हल्की और कहाँ अब गोभी का फूल। ये सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े और दीप्ति हंसी छुपाते हुए शर्म से गड़ी जा रही थी। उसे इस तरह शर्माता देख अर्जुन की नज़र उस पर से हट ही नहीं पा रही थी। खाना खाकर सब अपने अपने रूम में चले गए। सुमित्रा जी ने दूध का ग्लास लिया और अर्जुन के कमरे में चली गईं। उनको देखते ही अर्जुन बिस्तर से उठ बैठा। अरे मम्मी, मुझे आवाज़ दे देती, मैं आकर ले लेता। कोई बात नहीं अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। सुमित्रा जी ने कहा। हाँ हाँ बोलिए मम्मी, अर्जुन ने कहा। सुमित्रा जी ने पूछा, तुम्हें दीप्ति कैसी लगी? अर्जुन हड़बड़ा गया, आंख नीचे करते हुए कहा, अच्छी है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? सुमित्रा जी ने दीप्ति की पूरी बात अर्जुन को बताई और फिर कहा, बेटा, इतने दिनों से हमने दीप्ति को अच्छे से परखा है। वो बहुत अच्छी और स्वाभिमानी लड़की है। मैंने और तुम्हारे पापा ने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। तुम्हारी जॉब भी लग गई तो हम चाहते हैं कि दीप्ति से तुम्हारी शादी कर दें, फिर उसे भी यहाँ रहने में कोई संकोच नहीं होगा। सुनकर अर्जुन ने धीरे से कहा, आप लोग मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें दीप्ति अच्छी लगी? बच्चों, डाइनिंग टेबल पर ही मुझे पता चल गया था। अर्जुन शर्मा गया। सुमित्रा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे वाह, मेरा बेटा शर्माता भी है, और हंसते हुए वहाँ से चली गई। अगली सुबह नारायण जी और सुमित्रा जी ने दीप्ति से भी बात की। देखो बेटी, तुम हमें बहुत पसंद हो अपने अर्जुन के लिए। अगर तुम्हें हम लोग पसंद हैं तो बोलो, तुम्हें बहू के रूप में पाकर हम लोगों को बहुत खुशी होगी। सुनकर दीप्ति उनके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। फिर बोली, आप लोगों ने मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर किया है। मैं ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप आज्ञा भी दे सकते थे, मुझसे इनकार नहीं होता, किंतु यहाँ भी मुझे इतना सम्मान दिया और मुझसे पूछ रहे हैं
बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ मैं खुद को। जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती वो आप साहस मुझे दे रहे हैं। सुमित्रा जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। आज दीप्ति को उसके बाबा की बात बहुत याद आ रही थी। जब भी उसे परेशान देखते थे तो वो कहते थे, मेरी प्यारी बिटिया घबरा मत, धैर्य रख। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आज दीप्ति को लगा उसका वक्त आ गया था और बाबा के आशीर्वाद से अब किस्मत भी चमक गई। दीप्ति और अर्जुन से बात करके और दोनों की ओर से हाँ सुनकर नारायण जी और सुमित्रा जी बहुत खुश थे। नाश्ते की टेबल पर सुमित्रा जी ने चहकते हुए बोली, बधाई हो रीमा, अब तो तुम्हारी पदवी बढ़ने वाली है। रीमा ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा वो कैसे मम्मी जी? सुमित्रा जी ने प्यार से अर्जुन और दीप्ति की तरफ देखा और बोली, रीमा तुम अब जेठानी बनने वाली हो। दीप्ति को हमने अर्जुन के लिए पसंद किया है, दोनों राजी भी हैं। चलो सबको मिठाई खिलाओ, तुम्हें भी हुक्म चलाने का मौका मिलने वाला है। बड़े बेटे कुणाल ने कहा, ये सही कहा मम्मी आपने, अब तो मैं छूट जाऊंगा हुक्म बजाने से। सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अर्जुन ने चोर नज़र से दीप्ति की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली और शर्म से झुक गईं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। रीमा ने सुना तो उसके मुंह से बस यही निकला, क्या? फिर खुद को संभालते हुए बोली, अभी लाई मिठाई, और उठकर रसोई की तरफ चली गई। नाश्ता खत्म कर नारायण जी और कुणाल ऑफिस के लिए निकल गए। सुमित्रा जी और रीमा अपने अपने कमरे में चले गए। गेस्ट रूम के दरवाजे पर दस्तक सुनकर दीप्ति ने उधर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसे देखते ही दीप्ति घबराकर खड़ी हो गई। अंदर आ सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। दीप्ति ने बिना उसकी तरफ देखे हाँ में सिर हिलाया तो अर्जुन अंदर आ गया। दीप्ति के बिल्कुल पास आकर उसने कहा, आपको कोई ऐतराज तो नहीं इस रिश्ते से? जानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, कल ही तो मिले हैं हम। आप कुछ कहें उसके पहले मैं बता दूं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी। शांत गहरी झील सी आंखें कल से ही मुझे आपकी ओर खींच रही हैं। दीप्ति ने नज़र उठाकर अर्जुन की तरफ देखा, आंख हल्की सी भर आई थी। फिर वो बोली, आपका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस घर की बहू बनूं। आपको मैं पसंद आई जानकर अच्छा लगा, पर मेरा अतीत आपको जानना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ फैसला करें। अर्जुन ने दीप्ति को रोकते हुए कहा, कल रात मम्मी ने मुझे सब बता दिया है। आपके अतीत से मुझे कोई लेना देना नहीं। जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। हाँ, आपको मैं जीवन साथी के रूप में पसंद हूँ या नहीं, इससे ज़रूर लेना देना है। आप किसी दबाव में आकर तो हाँ नहीं कर रही। दीप्ति के लिए ये सब स्वप्न जैसा था। अर्जुन उसे किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पसंद उसे भी था, लेकिन बोले कैसे? दीप्ति नज़र नहीं उठा पा रही थी। शर्म से उसके होंठ जैसे सिल गए थे। सिर्फ हाँ बोलना था, पर एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके शरीर में एक हल्की सी कपकपाहट सी थी। अर्जुन उसकी स्थिति समझ रहा था। उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और प्यार से माथा चूम लिया। दीप्ति की आंख बंद हो गई और आंसू के 2 बूंद छलक गए। अर्जुन ने उसे सीने से लगाते हुए कहा कि अब और आंसू नहीं। दूसरी तरफ रीमा अपने कमरे में परेशान इधर उधर घूम रही थी। कभी परेशानी से बेड पर बैठती, कभी खिड़की के पास खड़ी हो जाती। आखिर उसने फ़ोन उठाकर एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आते ही हड़बड़ाहट में सिर्फ इतना ही बोल पाई कि तू जल्दी आ जा। अरे दीदी क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पहले शांत हो जाओ फिर पूरी बात बताओ। दूसरी तरफ से रीमा की बहन कनिका की आवाज़ आई। रीमा ने कहा, अर्जुन की शादी तय हो गई है। सुनते ही कनिका चीखी, क्या बोल रही हो दीदी? मैंने तुमसे कब से बोल रखा था कि अर्जुन मुझे पसंद है। तुम ही हमेशा मुझे रोक देती थी कि समय आने पर तुम खुद बात करोगी सबसे। अब क्या? चाहे जो भी हो तुम कुछ भी करो, जीजा जी से बात करो। अर्जुन से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कुछ कर बैठूंगी। रीमा ने कहा, तभी तो मैं परेशान हूँ। मैंने सोचा था कि अर्जुन की नौकरी लगने के बाद उससे बात करूंगी, पर अचानक सब गड़बड़ हो गया। मैं भी सपने देखती थी कि हम दोनों बहन हमेशा के लिए साथ रहेंगे, पूरे घर पर हमारा ही राज होगा। अब तो सब मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। तेरे जीजा जी से बात करके कोई फ़ायदा नहीं। माँ पापा और भाई के वो चमचे हैं। देख तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा, फिर दोनों साथ में सोचते हैं कि क्या और कैसे किया जाए। ठीक है दीदी, जल्द आने की कोशिश करती हूँ, बोलकर कनिका ने फ़ोन रख दिया। सुबह नाश्ते के लिए सब बैठे ही थे कि एक आवाज़ आई।
सरप्राइज। सब एक साथ आवाज की तरफ मुड़ गए। कनिका को देखकर सब सच में सरप्राइज हो गए थे, बस रीमा को छोड़कर। कनिका ने आकर नारायण जी और सुमित्रा जी के पांव छूकर प्रणाम किया और फिर रीमा के गले लग गई। कान में फुसफुसाई, लो दीदी मैं आ गई। फिर अपने जीजू के गले लगकर बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज जीजू? कुणाल ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है मेरी साली साहिबा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। कनिका तुम भी हाथ धोकर आ जाओ, हम सब नाश्ता ही करने जा रहे थे, रीमा ने कहा। कनिका हाथ धोकर आई और अर्जुन के बगल में बैठ गई और मुस्कुराकर अर्जुन को पूछा, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, तुम देख ही रही हो, अर्जुन का जवाब था। इतने में दीप्ति, जो अब तक किचन में थी, पोहे का डोंगा उठाए डाइनिंग टेबल एरिया पर आई। तो कनिका ने जानबूझकर बोला, अच्छा दीदी तुमने नई खाना बनाने वाली रखी है, चलो अच्छा है, तुम्हें भी अब फ्री टाइम मिल जाता होगा। कनिका इनसे मिलो, ये दीप्ति हैं, ये हमारी बेटी जैसी हैं, खाना बनाने वाली नहीं। ये आवाज़ सुमित्रा जी की थी। वैसे तुम अचानक कैसे? मेरा मतलब है कि बता देती तो कुणाल या अर्जुन में से कोई तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाता। कोई नहीं आंटी, बस अचानक मन किया आप सबसे मिलने का तो चली आई, आखिर मेरा भी तो घर है। कनिका ने रीमा को आंख मारते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी का घर भी तुम्हारा ही घर हुआ, जब मर्जी हो आ सकती हो। सुमित्रा जी ने प्यार से कहा, आंटी अंकल दीदी जीजू अर्जुन, आज शनिवार है, मैं 4-5 दिन हूँ, तो समय नहीं नष्ट करते हुए क्यों ना पिकनिक चले। आप सबकी छुट्टी भी है आज और कल, क्यों कैसा लगा मेरा आइडिया? चहकते हुए कनिका ने पूछा। नारायण जी ने कहा, फंटेस्टिक, सच बहुत दिन हो गए सब साथ में आउटिंग गए हुए। कनिका तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चलो नाश्ता करके सब जल्दी रेडी हो जाओ, हम सब पिकनिक के लिए चलेंगे। सोमवार से तो अर्जुन को भी ऑफिस ज्वाइन करना है। सबने नाश्ता खत्म किया और रेडी होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। गेस्ट रूम में दीप्ति थी तो कनिका का सामान रीमा ने अपने कमरे में रखवा दिया। दोनों बहन रेडी होने के बहाने रूम में चली गईं। रूम में आते ही रीमा ने कहा, अच्छा हुआ तू इतनी जल्दी आ गई, देख अब जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना अर्जुन हमेशा के लिए तेरे हाथ से निकल जाएगा। डोंट वरी दीदी, बस देखते जाओ कनिका का कमाल। बोलकर कनिका ने फूंक मारकर अपनी माथे की लटों को हवा में उड़ा दिया। उसकी ये अदा देखकर रीमा हंस पड़ी। सब रेडी हो गए हो तो चलो, एक कार कुणाल ले लेगा और एक अर्जुन चला लेगा, जो जैसे तैयार हुआ चलो कार में बैठते जाओ। नारायण जी ने सबको आवाज़ दी। एक कार में कुणाल नारायण जी आगे बैठे और रीमा और सुमित्रा जी पीछे। जैसे ही कनिका बैठने लगी, रीमा ने कहा, कनिका तुम दूसरी कार में आ जाओ, यहाँ कंजेस्टेड हो जाएगा। कनिका समझ गई, मुस्कुराकर बोली, ओके। अर्जुन दरवाजे से निकल ही रहा था। जैसे ही उसने सुना भागकर अंदर आया। दीप्ति रेडी होकर बस रूम से निकल ही रही थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और स्टोर रूम में खींच लिया। दीप्ति चिल्लाती इससे पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अपनी उंगली अपने मुंह पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। दीप्ति कुछ समझ नहीं पाई ये क्या हुआ। उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने फुसफुसा कर कहा, बाहर कनिका है, मैं उसको अपनी कार में नहीं ले जाना चाहता, बहुत बड़बड़ करती है, पूरे रास्ते पका देगी। सुनकर दीप्ति हंस पड़ी तो अर्जुन ने फिर उसका मुंह दबा दिया और चुप रहने का इशारा किया। बाहर कनिका की आवाज़ आ रही थी। वो अर्जुन को आवाज़ देती हुई ढूंढ रही थी। स्टोर रूम छोटा था और सामान से भरा हुआ था। अर्जुन और दीप्ति काफ़ी मुश्किलों से दरवाजे के पीछे खड़े होकर छुपने की कोशिश कर रहे थे। इतने नज़दीक थे कि दोनों को एक दूसरे की धड़कन सुनाई पड़ रही थी। दीप्ति दीवार से सटी खड़ी थी और अर्जुन उसे घेर कर सामने खड़ा था। दीप्ति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। दीप्ति ने शर्मा कर उसे धक्का दिया और धत कहती हुई कमरे से बाहर भागी। बाहर निकलते ही उसका सामना कनिका से हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिका ने पूछा। तब तक अर्जुन भी कमरे से निकला। ये देखते ही कनिका गुस्से में लाल हो गई और पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। अर्जुन और दीप्ति भी उसके पीछे भागे। कनिका गुस्से में आगे वाली गाड़ी में जाकर बैठ गई। रीमा ने पूछा भी क्या हुआ, पर कनिका तो इतने गुस्से में देखकर उसके हाथ पर हाथ रखकर शांत होने का इशारा किया। अर्जुन और दीप्ति दूसरी कार में बैठ चुके थे तो कुणाल ने भी कार स्टार्ट कर दी। अर्जुन उसके पीछे पीछे चला। उसने मुड़कर दीप्ति की तरफ देखा तो दीप्ति ने थोड़े चिंतित स्वर में पूछा, कनिका ने किसी को कुछ बोला तो? अर्जुन ने कहा, बोला भी तो क्या हुआ,
हमारी शादी होने वाली है। हमें अपने बड़ों का लाइसेंस भी मिल गया है। और खिलखिलाकर हंस पड़ा। दीप्ति भी हंस पड़ी। अर्जुन खुश था कि उसे दीप्ति के साथ अकेले कार में वक्त बिताने को मिल रहा था और उस कनिका से भी छुटकारा मिल गया था। दीप्ति ने गाड़ी का शीशा खोल दिया और खिड़की से बाहर सर निकालकर ठंडी हवा के झोंके का मजा ले रही थी। उसके चेहरे पर बाल उड़ उड़ कर आ रहे थे और अर्जुन गाड़ी चलाने के साथ साथ दीप्ति को भी निहार रहा था। दोनों गाड़ियां पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गई थी। घने जंगलों के बीच बहुत ही मनोरम स्थल था वो। झरने से गिरता कलकल स्वच्छ पानी, उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां और पानी के बीच खुला रेस्टोरेंट। कई परिवार वहां पर पिकनिक के लिए आए हुए थे। एक घने पेड़ के नीचे जगह देखकर सुमित्रा जी ने कहा, यहीं बैठते हैं, और सब लोग वहां चटाई बिछाकर बैठ गए। कुछ गेम्स लेकर आए थे, वो भी निकाल लिए। रीमा ने कहा, मम्मी जी हम लोग मिलकर लूडो खेलते हैं। फिर कुछ सोचते हुए बोली, पर इसमें तो बस 4 लोग ही खेल सकते हैं। कनिका तुम यहाँ पहली बार आई हो तो अर्जुन के साथ ये जगह देख लो घूमकर। कनिका ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अर्जुन मुझे ये जगह अच्छे से दिखाओ। नारायण जी बोले, हाँ बेटा तुम लोग घूम कर आओ, और दीप्ति तुम भी अर्जुन के साथ जाओ, तुम भी तो पहली बार आई हो। सुनते ही रीमा और कनिका ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया और अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा दिया। घूमते हुए कनिका पूरी कोशिश कर रही थी कि दीप्ति और अर्जुन के बीच में घुसी रहे। दीप्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। झरने के किनारे पहुंचते ही कनिका ने जानबूझकर गिरने के बहाने से दीप्ति को पानी में धक्का दे दिया। अर्जुन सामने था तो दीप्ति उस पर ही गिर पड़ी। अर्जुन संभाल नहीं पाया और दोनों एक साथ पानी में गिर पड़े। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और अपनी चाल उल्टी पड़ती देखकर कनिका गुस्से से पैर पटकती चली गई। अर्जुन और दीप्ति पूरी तरह भीग चुके थे। उनको देखकर सुमित्रा जी ने दोनों से कहा, घर जाकर कपड़े बदल लो वरना गीले कपड़ों में बीमार पड़ जाओगे। कनिका तिलमिलाकर रह गई। अर्जुन और दीप्ति घर आ गए। कपड़े बदलकर दीप्ति ने खिचड़ी चढ़ा दी अपने और अर्जुन के लिए। बाकी सब लोग खाकर ही लौटने वाले थे। अर्जुन भी कपड़े बदल कर आ गया था। उसने दीप्ति से कहा, चलो तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ जो कुछ दिनों में हमारा होने वाला है, और हाथ पकड़कर दीप्ति को अपने कमरे में ले गया। कमरा सुव्यवस्थित देखकर दीप्ति को अच्छा लगा। बोली, चलिए अच्छा है आप कमरा सुव्यवस्थित रखते हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, और मुस्कुरा दी। अर्जुन ने कहा, अच्छा जी, और शरारत से दीप्ति का जूड़ा खोल दिया। तुम खुले बालों में और भी अच्छी लगती हो बोलकर मुस्कुरा उठा। दीप्ति ने अचानक पूछ लिया, कनिका आपको कैसी लगती है? क्यों, ऐसा क्यों पूछा तुमने? अर्जुन दीप्ति के बगल में बैठते हुए बोला। दीप्ति बोली, मुझे ऐसा लगा वो आपको पसंद करती है। शायद रीमा भाभी भी यही चाहती हैं कि आपकी शादी कनिका से हो। जानता हूँ भैया भाभी की शादी को 1 साल हो गए, तब से वो भी मेरे पीछे पड़ी है, पर मैं उसको पसंद नहीं करता। तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, लेकिन इस बात से भाभी नाराज हो गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से इस घर में मतभेद हो या दरार आए। दीप्ति अब भी चिंतित थी। तुम्हें मम्मी पापा ने पसंद किया है और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, इतना मत सोचो। हो सकता है कि मम्मी पापा को भी कनिका मेरे लिए अच्छी नहीं लगी होगी। अर्जुन ने दीप्ति का गाल थपथपाते हुए कहा। अर्जुन और दीप्ति बहुत देर तक बात करते रहे। अर्जुन उसे अपनी पसंद नापसंद बता रहा था, कभी बचपन की शैतानियाँ सुना रहा था। शाम तक सभी लौट आए। कनिका थकने का बहाना करके सीधे अपने रूम में चली गई, पीछे से रीमा भी। कमरे में कनिका गुस्से से चहलकदमी कर रही थी। रीमा को देखते ही बोली, दीदी ऐसे बात नहीं बनेगी, दोनों प्रेम का झूला झूलने लगे हैं, कुछ बड़ा करना होगा जिससे ये बंदरिया से पीछा छूटे। रीमा भी चिंता में सिर पकड़कर बैठ गई। रात के खाने की तैयारियां अकेले दीप्ति ने की। सब एक सुर में उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। बस कनिका और रीमा के गले से एक और नीचे नहीं उतर रहा था। खाना खाते हुए सुमित्रा जी बोली, कल रविवार है तो क्यों ना पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवा लिया जाए। सुनते ही कनिका और रीमा को ठसका लग गया। सब उन्हें संभालने लगे। अगली सुबह सबने मार्केट जाने का प्लान बनाया और वहीं से पंडित जी के पास जाने का भी प्लान बना। दीप्ति ने नानुकुर के बाद भी सुमित्रा जी उसे दुकान से कई सूट दिलवा दिए। ये बात रीमा और कनिका को अखर रही थी। घूमते घूमते काफ़ी वक्त हो गया था। पानी पूरी वाले पे नज़र पड़ी तो सबका जी ललचा गया। पानी पूरी के पास पहुंचते ही कि किसी ने दीप्ति को पुकारा। पीछे मुड़कर दीप्ति ने देखा तो चाची थी।
दीप्ति भूल गई उनका जो व्यवहार था, दौड़कर चाची के पांव छू लिए। दीप्ति को इतने अच्छे कपड़ों में सजी धजी देखकर चाची की आंखें चौंधी आ गई थी। ऊपर से तो खुशी जाहिर कर रही थी, पर अंदर से जल भुन रही थी। सुमित्रा जी ने उसे देखा तो पहचान गई कि ये तो दीप्ति की चाची हैं। पुरानी बातें भूलकर उन्होंने नमस्ते किया। चाची थोड़ा सकपका गई। वो भी सुमित्रा जी को पहचान गई थी। रीमा और कनिका पूरी गतिविधियों को ध्यान से देख रही थी। रीमा को सब याद आ गया, जो भी सुमित्रा जी ने दीप्ति की चाची के बारे में बताया था। उसके दिमाग में अलग खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। सुमित्रा जी ने चाची को घर आने का निमंत्रण दिया और विदा ली। सब थक गए थे तो पंडित जी से मिलने का प्लान किसी और दिन पे छोड़ दिया। घर आकर रीमा और कनिका कमरे में घुस गईं। दीप्ति सबके लिए चाय बनाने चली गई। रीमा ने कनिका से कहा, अगर हम दीप्ति की चाची को अपने जाल में फंसा ले तो कुछ काम बन सकता है। और दोनों बहनें अपने दिमाग पर जोर डालकर लग गईं प्लानिंग में। अगले दिन सोमवार से अर्जुन ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तीनों मर्द के ऑफिस जाते ही रीमा और कनिका भी कुछ बहाना बनाकर घर से निकल गईं। दोनों दीप्ति की चाची का पता लेकर ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंच गई थी। दरवाजा खटखटाया तो चाची ने ही दरवाजा खोला। आश्चर्य से देख ही रही थी कि रीमा ने कहा, क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? चाची दरवाजे से हट गई और वो दोनों घर के अंदर आ गई। बहुत साधारण सा 2 कमरों का मकान था। बैठने तक की सही से व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह वहां बिछे चारपाई पर ही दोनों बैठ गईं। चाची अभी भी उनको आश्चर्य से देखे जा रही थी। फिर कहा, कुछ बोलेंगी आप लोग यहाँ अचानक कैसे? रीमा ने गला खखाड़ते हुए कहा, देखिए मैं सुमित्रा जी की बड़ी बहू हूँ और ये मेरी छोटी बहन। आपकी दीप्ति का ब्याह मेरी सास ने मेरे देवर से तय कर दिया है और हम दोनों ये नहीं चाहती मेरी बहन ही मेरी देवरानी बने, बस यही चाहती हूँ मैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? चाची ने पूछा। हमें आपकी मदद चाहिए। ये कुछ सामान आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। कोई पूछे तो यही बोलना है आपको कि दीप्ति ने दिया है, रीमा ने कहा। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? अब चाची का दिमाग भी तेजी से काम करने लगा। रीमा ने 500 की गड्डी दिखाते हुए बोला, अगर आप साथ देंगी तो ये आपका हो सकता है। बस इतना बड़ा झूठ और तुम दोनों का इतना बड़ा फ़ायदा करवाने का, बस इतना ही। चाची मुंह बनाते हुए बोली। रीमा ने एक और गड्डी निकाली तो चाची की आंख में चमक आ गई। बोली, हो जाएगा तुम्हारा काम। 2 दिन बाद रीमा ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। उसके गहनों का डब्बा नहीं मिल रहा था। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा शांति से ढूंढो, वहीं अलमारी में किसी कपड़े के नीचे दब गया होगा। रीमा ने झल्लाते हुए कहा, मम्मी जी सारा अलमारी छान मारा, कहीं नहीं है। तभी कनिका बोल उठी, बुरा ना माने तो दीप्ति के कमरे में भी देख ले, वही एक घर के बाहर की सदस्य है यहाँ पर। सुनते ही अर्जुन चीख पड़ा, कनिका सोच समझ कर बोलो, बाहर की तो तुम भी हो। कनिका ने कहा, हाँ तो मैं कम मना कर रही हूँ, मेरा बैग भी चेक कर लो। और अपनी ही बहन का गहना मैं क्यों चुराऊंगी? मैंने कल दीप्ति को बाहर जाते हुए देखा था, उसके हाथ में एक बैग भी था, क्या पता उसमें दीदी का गहना भी हो। सुनकर दीप्ति के होश उड़ गए और वो रोने लगी। आंटी मैंने नहीं लिया है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं आता तो इसकी चाची के घर चलकर देख लो। मुझे इस पर शक था तो मैं इसके पीछे गई थी। इसने अपनी चाची के घर पे बैग रखा है या नहीं, पूछो इससे। कनिका अपने झूठ को सच बनाने के लिए चिल्ला रही थी। सुमित्रा जी और नारायण जी सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ। कनिका की जिद से सब चाची के घर की तरफ चल दिए। अर्जुन दीप्ति का हाथ थामे हुए था, उसे दिलासा दे रहा था कि तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे पूरा भरोसा है। दीप्ति इतना बड़ा आरोप सुनकर सुन्न हो चुकी थी। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बस आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। चाची के घर पहुंचकर कनिका ने झूठ मूठ बैग ढूंढने का दिखावा किया और चारपाई के नीचे से बैग निकालते हुए बोली, ये देखो यही बैग था जो कल ये लेकर घर से निकली थी। बैग खोला तो उसने रीमा के गहने थे। सब हक्के बक्के रह गए। चाची ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, कल दीप्ति ये बैग देकर गई थी, बोल रही थी कि कुछ दिन बाद ले जाएगी। दीप्ति को काटो तो खून नहीं। इतना सफ़ेद झूठ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। दीप्ति को होश आया तो उसने अपने आप को अर्जुन के घर के गेस्ट रूम में पाया। उसे होश आया देखकर सबने राहत की सांस ली। अर्जुन ने उसका हाथ थाम रखा था। सुमित्रा जी, नारायण जी सब आसपास थे। दीप्ति सबको देखकर विह्वल हो गई और रोने लगी।
आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पता नहीं वो बैग चाची के पास कैसे आया और उन्होंने झूठ क्यों बोला। अर्जुन ने कहा। दीप्ति चिंता मत करो, हम सबको तुम पर भरोसा है, हम सब पता लगा लेंगे। परंतु दीप्ति अंकल आंटी को ही देख रही थी। उनके चेहरे पर उसे संशय साफ नजर आ रहा था। हालांकि उन्हें कुछ कहा नहीं था अब तक। उस रात दीप्ति बहुत परेशान रही, बार बार करवट बदल रही थी। उसे लग रहा था कि कनिका और रीमा भाभी ने ही उसे फंसाने की कोशिश की है। शायद वो नहीं चाहती कि मेरी और अर्जुन की शादी हो। जिस देवी देवता तुल्य सुमित्रा जी और नारायण जी ने उसे इतने कम समय में इतना मान दिया, प्यार दिया, उनका अखंड परिवार मेरी वजह से बर्बाद ना हो जाए। इन्हीं सब विचारों से जूझती हुई दीप्ति ने निर्णय ले लिया था। अंधेरी रात में ही सबको बिना बताए वो सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल पड़ी। जहां उसकी किस्मत ले जाए वहां के लिए। स्टेशन पर आकर जो ट्रेन खड़ी थी उसमें ही बैठ गई। अंतिम गंतव्य पर ट्रेन से उतर गई। वो हरिद्वार पहुंच गई थी। स्टेशन से बाहर निकलकर सोच ही रही थी कि अब किधर जाए। तभी सामने एक बूढ़ी लड़खड़ाती हुई दिखी। उसने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। दादी, आप इस उम्र में अकेले कहाँ घूम रहे हो? गिर जाते तो, दीप्ति ने पूछा। बूढ़ी औरत ने दीप्ति की तरफ देखा और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया खुश रहो। मेरा बेटा मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ने आया था, पर मैं तो माँ हूँ। अंतिम क्षण तक उसे देख पाऊँ, इसीलिए जीत कर स्टेशन तक आ गई थी। दीप्ति ने कहा, ओह अच्छा, कहाँ है आपका वृद्धाश्रम? चलिए मैं आपको पहुँचा देती हूँ। बूढ़ी दादी ने कहा, यहीं पास में है। और एक टुड़ा मुड़ा कागज दीप्ति के हाथ में दे दिया जिसमें पता लिखा हुआ था। दीप्ति ने उनको सुरक्षित पहुँचा दिया। आश्रम बहुत सलीके से बना हुआ था। बुजुर्गों की सुविधा का वहाँ पुख्ता इंतजाम था। आश्रम के बाहर ही छोटा सा गार्डन था जिसमें कई बुजुर्ग बैठे हुए थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई शतरंज की बाजी में व्यस्त था और कुछ यूं ही गप्पे हाँक रहे थे। दीप्ति और बूढ़ी दादी जब वहाँ पहुँचे तो सामने ही वहाँ की मैनेजर दिख गई। उन्होंने पूछा, माँ जी छोड़ आए बेटे को? और आपके साथ ये लड़की कौन है? दादी ने उसे पूरा वाकया बताया और कहा, बहुत भली बच्ची है, मुझे परेशान देखकर यहाँ तक छोड़ने आ गई। मैनेजर आरती ने दीप्ति को धन्यवाद कहा और जाने लगी। दीप्ति ने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? आरती ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे जायजा ले रही हो कि इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर उसे अपने साथ आश्रम के ऑफिस में ले गई और बैठने को कहा। कई सवाल जवाब के बाद संतुष्ट होकर आरती ने उसे काम पर रख लिया, इस शर्त पर कि यदि काम में लापरवाही हुई तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। 2 साल बाद अर्जुन और उसका परिवार छुट्टियां मनाने के लिए हरिद्वार आए थे। सब वहां मनसा देवी के दर्शन के लिए गए थे। गंडोला के लाइन में लगे हुए उसे लगा कि बुजुर्गों की टोली को संभालती हुई लड़की दीप्ति है। उसने सुमित्रा जी को कहा, मम्मी आप लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। अर्जुन उस तरफ बढ़ गया जहाँ दीप्ति वृद्धाश्रम के लोगों को लेकर दर्शन के लिए स्पेशल लाइन में लगी थी। अर्जुन को अचानक सामने देखकर दीप्ति कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। फिर खुद को संभालते हुए दिखावा करने लगी जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं। अर्जुन बिल्कुल करीब आ चुका था। सामने खड़े होकर विह्वलता में हाथ पकड़कर बोला, दीप्ति तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितनी कोशिश की ढूंढने की। मेरा हाथ छोड़िए महाशय, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीप्ति ने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, दीप्ति प्लीज ऐसा मत करो, अर्जुन ने कातर स्वर में कहा। अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको खींचते हुए एक किनारे ले गया। मजबूती से उसका हाथ पकड़े हुए कहा, दीप्ति तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन मेरा क्या दोष जो मुझे छोड़कर तुम चली गई। तुम्हारे जाने के बाद हम लोग चाचा चाची से दोबारा मिले। पुलिस में जाने की धमकी दी तो उन्होंने सारा सच हमारे सामने रख दिया कि किस तरह रीमा भाभी और कनिका ने मिलकर उन्हें पैसे का लालच दिया और झूठ बोलने के लिए कहा। दीप्ति की आंख से झरझर आंसू गिर रहे थे। वो सर झुकाए खड़ी सब सुन रही थी। अर्जुन ने आगे कहना जारी रखा, पापा और मम्मी तो सुनकर अपना आपा खो बैठे। भाभी को तुरंत घर छोड़ने को कहा। घर की इज्जत का सवाल नहीं होता तो पुलिस के हवाले कर देते, परंतु माफ़ी मांगने के बाद और भैया के आश्वासन पर भाभी को माफ़ कर दिया। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। दीप्ति हम सब बहुत शर्मिंदा हैं जो भी तुम्हारे साथ हुआ। मम्मी पापा भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं और मैं भी। दीप्ति ने सिर्फ इतना पूछा, आपकी शादी कनिका से हो गई?
अर्जुन ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। दीप्ति, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। नहीं मिलती तो आजीवन कुंवारा ही रहता, पर मेरे दिल को यकीन था कि तुम जरूर मिलोगी। बोलकर उसके गालों को चूम लिया। दीप्ति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने देखा आश्रम के सारे लोग टकटकी लगाकर उन दोनों को ही देख रहे थे, तो वो और भी शर्मा गई। अर्जुन ने कहा, सारे घर वाले यहीं हैं, चलो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। दीप्ति ने उसे रोकते हुए कहा, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं यहाँ एक वृद्धाश्रम में काम करती हूँ और इन सबको यहाँ दर्शन के लिए लाई हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। अर्जुन ने कहा, तो ठीक है ना, सबको साथ लेकर चलते हैं, दर्शन भी हो जाएगा और सबसे मिलना भी। दीप्ति ने सबका परिचय अर्जुन से कराया। इन 2 सालों में सब दीप्ति से बहुत घुल मिल गए थे और सब अर्जुन के बारे में भी जानते थे। अर्जुन ने सुमित्रा जी को फ़ोन करके कहा, आप लोग मंदिर में ही रुकिए, आप सबके लिए सरप्राइज है, मैं आ रहा हूँ। सब मंदिर पहुँचे तो दीप्ति को देखते ही सुमित्रा जी ने गले से लगा लिया। हमें माफ़ कर दो बेटी, प्लीज़ आंटी, मुझे शर्मिंदा मत करिए, आपकी कोई गलती नहीं थी। दीप्ति ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। रीमा भाभी ने भी दीप्ति से माफ़ी मांगी। माफ़ कर दे दीप्ति, बहन के प्रेम में बह गई थी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ अब घर चलो हमारे साथ, तुम भी मेरी छोटी बहन हो, अब से भूल जाइए भाभी, जो हो गया सो हो गया। दीप्ति उनको माफ़ कर चुकी थी। तभी अर्जुन दीप्ति का हाथ पकड़कर माँ मनसा के सामने ले आया और उसकी मांग में सिंदूर भरकर बोला, माँ के दरबार से बेहतर क्या हो सकता है, यही सही वक्त है और यही हम दोनों की किस्मत। दोनों माँ के आगे नतमस्तक हो गए। दीप्ति को भी यकीन हो गया, इसी वक्त की बात शायद बाबा करते थे और अब उसे अपनी किस्मत पर भी भरोसा हो गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।